अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि आयुर्वेद में ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में आपको हेल्प कर सकती हैं, या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो आयुर्वेद की दवाइयों से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, तो फिर ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और जैसा कि अभी आपने सुना, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आयुर्वेद की दवाइयाँ। फ्रेंड्स, शुरू में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन ये सच्चाई है। मेडिकल साइंस कहती है कि 100 पेशेंट्स में से मुश्किल से 5-10 पेशेंट्स में ही पता चलता है कि इनके ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या है। बाकी 90-95 पेशेंट्स जो हाई बीपी के होते हैं, पता ही नहीं चलता ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा हुआ है। इसीलिए एलोपैथी में जो भी दवाई दी जाती है सिर्फ इसीलिए दी जाती है कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम करके नॉर्मल रेंज में लाया जाए। लेकिन आयुर्वेद की दवाइयाँ या आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं वो तो बीमारी की जड़ पे अटैक करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे उन दवाइयों की बात करेंगे जो उस जगह, उस खराबी पे चोट करा सकती हैं जहाँ से ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं। और हमने देखा, ऐसे तो बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, हमने देखा कि 2 दवाइयाँ ऐसी हैं, अगर आप उनको, डॉक्टर्स मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप उनको लगातार देते हैं तो धीरे धीरे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर नीचे आते आते कंट्रोल हो जाता है, नॉर्मल रेंज में आ जाता है। और ये धीरे धीरे हर एक पेशेंट के लिए अलग होता है। किसी के लिए धीरे धीरे हो सकता है ये 1 महीना हो, और किसी के लिए 1 साल हो या ज़्यादा भी हो, लेकिन धीरे 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 ब्लड प्रेशर कम होते होते नॉर्मल रेंज में आ जाता है। अब क्या है कि जब इन दोनों दवाइयों को आगे चल के हम लोग कम करते जाते हैं और बंद कर देते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक, कई महीनों तक, कभी कभी सालों तक ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है और कोई दवाई नहीं चलती है। जबकि कुछ एक पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर धीरे धीरे फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उनमें ये दोनों दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। अब आप इन दोनों दवाइयों के नाम जानना चाहते होंगे। नंबर 1 दवाई है काकमाची और नंबर 2 है भृंगराज। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काकमाची वैसे लिवर और किडनीज की बीमारियों में दी जाती है। इसे आम भाषा में मकोई कहते हैं। इसका अर्क इस्तेमाल होता है, चूर्ण भी इस्तेमाल होता है, चाय भी बना के इसके चूर्ण के देते हैं, लेकिन हम लोग इसे यूज़ करते हैं काकमाची के एक्सट्रैक्ट से। इसका पूरा प्लांट जो होता है ना, पौधा, उसका एक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उसको घन कहते हैं। तो काकमाची घन टैबलेट, ठीक है, 2-2 टैबलेट 3 बार शुरू करते हैं। और दूसरी दवाई है भृंगराज। भृंगराज, जिसको आमतौर पर भंगरा कहते हैं, तो आम लोग जानते हैं कि भंगरा सिर्फ बालों को काला करता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा आयुर्वेद में भी ऐसा लिखा है। लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, काकमाची पे भी हुआ है, भृंगराज पे भी हुआ है, कि अगर आप इनको लगातार देते हैं तो धीरे 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 इनसे ब्लड प्रेशर कम होता है। अब भृंगराज कहाँ यूज़ होता है? बालों के में, लेकिन आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये लिवर पे भी काम करता है, किडनीज पे भी काम करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये काकमाची और भृंगराज दोनों शायद किडनीज पे ज़्यादा काम करते हैं, और ये भी संभावना हो सकती है कि किडनीज में किसी खराबी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। लिवर पे भी असर करती हैं, तो हो सकता है लिवर की खराबी से भी बढ़ता हो। तो अब भृंगराज को कैसे यूज़ करना है? एक तो है कि अगर कहीं डॉक्टर साहब को फ्रेश भृंगराज मिल जाए, पानी के किनारे होता है, इसके सफ़ेद फूल होते हैं, लंबे लंबे पतले पत्ते होते हैं, तो अगर ये मिल जाए तो इसका रस पेशेंट को बोलिए कि 1-1 बड़ा चम्मच 3 बार पिए, या फिर उसको उखाड़ लें और सुखा लें, धो धा के अच्छी तरह साफ़ करके सुखा के पाउडर कर लें और 1-1 चम्मच पाउडर 3 बार लें। लेकिन वो सब संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भृंगराज के पौधे के एक्सट्रैक्ट से टैबलेट बनाते हैं, उसका नाम है भृंगराज घन टैबलेट। तो ये 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने शुरू में ही बता दिया आपको कि मेडिकल साइंस कहती है कि कारणों का पता नहीं है, 5-10 पेशेंट्स का ही पता चलता है 100 में। हम लोग भी मानते हैं कि एकदम स्पष्ट तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी
आयुर्वेद के सिद्धांतों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वायु के बढ़ने से ये प्रॉब्लम आती है, और शायद ये भृंगराज और काकमाची ऐसी जगह वायु पे काम करते हैं जिससे कि ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, नॉर्मल रेंज में आता है और फिर वहाँ मेंटेन हो जाता है। मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, मैं क्योर शब्द नहीं यूज़ कर रहा, मैं क्योर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे नीचे आता है, नॉर्मल रेंज में रहता है। कुछ लोगों का लंबे समय तक रहता है, कुछ लोगों का थोड़े समय तक रहता है, फिर राइज करता है। जिनका लंबे समय तक रहता है उनको कभी हो सकता है ज़रूरत ना पड़े किसी दवाई की, जिनका फिर से राइज करता है उनको फिर यही दोनों दवाई देते हैं। तो आप पूछेंगे कि क्या ब्लड प्रेशर के लिए, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के लिए 2 दवाइयाँ ही हैं? जी नहीं, और भी हैं। एक दवाई बहुत अच्छी और है, उसका नाम है भूमि आंवला की, भुई आंवला। अब संयोग देखिए कि भुई आंवला भी लिवर पे भी काम करती है और किडनीज पे भी करती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं ना, जो ब्लड प्रेशर को धीरे धीरे कम करती हैं, वो 2 जगह काम करती हैं। दो, अगर आप लिवर किडनीज को एक मान लें तो एक ये हो गया, दूसरा होगा ब्रेन, क्योंकि अगली दवाई जो बोलने जा रहा हूँ वो ब्रेन पे काम करती है। तो भूमि आंवला की भी ये भृंगराज और काकमाची की तरह ज़्यादा काम करती है किडनीज पे और लिवर पे। शायद वहाँ कोई कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता होगा लिवर किडनीज पे, जैसे बीपी धीरे 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 नॉर्मल रेंज की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो ये दवाइयाँ तो हो गई। एक और दवाई है, वो भी किडनीज पे और लिवर पे काम करती है, और वो भी माना गया है कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ अगर है तो धीरे धीरे कम करती है। उसका नाम है पुनर्नवा। तो देखिए ज़्यादातर दवाइयाँ ये हैं, लेकिन कुछ एक दवाइयाँ ऐसी हैं जो ब्रेन पे काम करती हैं, और मैं यहाँ पे 2 दवाइयों के नाम लेने जा रहा हूँ। एक दवाई है जटामानसी और दूसरी दवाई है शंखपुष्पी। तो जटामानसी मन को शांत करती है और नींद भी लाती है, और शंखपुष्पी ज़्यादातर मन को शांत करती है, नींद नहीं लाती है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ नींद लाने से या मन को शांत करने से ही बीपी नीचे आ जाता होगा? जी नहीं, ये बहुत गहराई में दिमाग में काम करती है। दिमाग के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, डोपामाइन होता है, नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, गाबा है, एसिटिलकोलिन है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कोई नहीं जानता, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई नहीं जानता कि ये कैसे काम करती हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि जब किसी पेशेंट को, खास करके जिनको मेंटल स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा है, तो जब ये देते हैं लंबे समय तक, तो फिर इनसे भी ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आता है। तो हमने क्या किया, फिर हम यूज़ कैसे करते हैं? देखिए, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ कि कोई भी हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट आता है तो उसे हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करते हैं, वो मैं आपको स्पष्ट बताने जा रहा हूँ। अगर वो एलोपैथिक दवाई लेता है तो हम उसकी दवाई को बंद नहीं कराते। ठीक है, हम कहते हैं कि आप भृंगराज और काकमाची घन टैबलेट, दोनों में से 2-2 टैबलेट 3 बार इसके साथ लगातार लेते रहो। अब जैसे जैसे वो लेते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि बीपी कम हो रहा है, कम हो रहा है, और फिर वो अपने एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और वो उनकी बीपी की दवाइयाँ कम करते जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, हर एक पेशेंट में नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीपी की दवाई डॉक्टर ऑलमोस्ट, उसको आश्चर्य तो होता है लेकिन पता नहीं चलता क्यों हो रहा है, बंद करवा देते हैं। उसके बाद भी पेशेंट का बीपी नॉर्मल रेंज में रहता है। एक हो गए जो पहले से बीपी की दवाई खा रहे हैं। अब वो पेशेंट जो पहले से दवाई बीपी की नहीं खा रहे हैं, बस उनको पता चलता है, वो आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेने आते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि अभी बीपी की दवाई नहीं खाना, हाई बीपी की, इनको खाओ। और उनमें से ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बीपी धीरे धीरे नॉर्मल रेंज की तरफ आना शुरू होता है, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में, 3 महीने में, तो काम चल जाता है। लेकिन कुछ एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेंटल स्ट्रेस भी होता है, तो उनको हम शंखपुष्पी, जटामानसी में से कोई एक या दोनों दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं, आप ध्यान दीजिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, कुछ एक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बीपी इनसे शुरू में कंट्रोल नहीं होता, तो ऐसे लोगों को हम लोग साथ में सर्पगंधा भी दे देते हैं जो बीपी को कम करते हैं। ओके, तो फिर अलग अलग दे देते हैं इनको घन टैबलेट में, या फिर एक टैबलेट हमने बनाई है, उसमें हमने पुनर्नवा मिलाई, उसमें भूमि आंवला की मिलाई है,
उसमें शंख पुष्पी जटामांसी और सर्पगंधा है, उसका नाम है समभियान टैबलेट। तो बीपी अगर थोड़ा है तो एक एक टैबलेट 3 बार, अगर ज़्यादा है तो 2-2 टैबलेट 3 बार शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे बीपी नॉर्मल रेंज की तरफ आता है वैसे वैसे हम लोग समभियान की डोज को कम करते जाते हैं। और हमारा लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य ये होता है कि किसी तरह से हम लोग जो सर्पगंधा है उसको लंबे समय तक ना दें। तो जैसे जैसे बीपी कंट्रोल आता जाता है समभियान को टेपर ऑफ करके हम लोग बंद कर देते हैं। उसकी जगह फिर हम लोग वही चलाते हैं, या भृंगराज प्लस काकमाची चलाएंगे, या भृंगराज प्लस भूमि अमल की जो फाइलोसेल के रूप में मिलती है वो चलाएंगे, या फाइलोसेल प्लस काकमाची चलाएंगे, ये चलाते हैं, या पुनर्नवा देंगे। तो डॉक्टर्स ये जो कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस है ना दवाइयों के, इनको आपको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क आप नहीं ले सकते। अगर बीपी पेशेंट का बहुत ज़्यादा है तो सडनली आपको कभी भी एलोपैथिक दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। इवन मैं तो ये कहूँगा, देखिए मैं बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ, हमारे लिए पेशेंट का जीवन सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो आपके पास बीपी, हाई बीपी का पेशेंट कोई आ गया, तो अगर तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, मान लो किसी को 250/150 पेशेंट है, तो मैं तो कहूँगा कि भाई उनको किसी एलोपैथिक डॉक्टर के हॉस्पिटल के पास भेज दीजिए, कंट्रोल करवाइए और फिर उसके बाद अपना ट्रीटमेंट दीजिए। जब तक कि आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं हो कि मैं आयुर्वेद की दवाइयों से इसे नॉर्मल कर लूँगा, तब तक आप उनको रेफ़र कर दीजिए, क्योंकि इतना हाई बीपी होना एक इमरजेंसी होती है, ख़तरनाक होता है। बॉडी में, ब्रेन में कोई खून की नस फट सकती है, आँख में फट सकती है, कोई हार्ट अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोई डेयर डेविल वाली बात नहीं करनी। हमें, हमारा लक्ष्य है कि पेशेंट का बीपी समय के साथ धीरे 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 नॉर्मल रेंज में आ जाए, और उसके लिए ही प्रयास करने हैं। अब ये तो हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके साथ बीपी अगर हाई है तो हार्ट के ऊपर भी असर होता है। तो हार्ट, कई बार पेशेंट को लगता है कि हार्ट में भारीपन हो रहा है, दर्द हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग साथ में पुष्कर मूल भी दे देते हैं। तो पुष्कर मूल चूर्ण जो है 2-3 ग्राम दिन में 3 बार दिया जाता है, लेकिन हम तो पुष्कर मूल घन टैबलेट यूज़ करते हैं, 2-2 टैबलेट 3 बार। लेकिन अच्छी बात क्या है, जहाँ पेशेंट का जो दबाव पड़ रहा होता है ना छाती पे, या दर्द हो रहा होता है हाई बीपी के कारण या हार्ट के कारण, वो तो कम होता है, लेकिन पुष्कर मूल बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को भी धीरे धीरे कम करता है। तो ये इसका एक एडेड बेनिफिट है। सो डॉक्टर्स, हमने इस सेशन में बहुत ही संक्षेप में, ब्रीफली, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल की जाने वाली आयुर्वेद की दवाइयों के ऊपर चर्चा की है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आ रहे होंगे, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं तो हमें पूछिए। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, जो भी प्रश्न है वो पूछिए, और अगर कोई सुझाव है तो वो दीजिए। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आपको मेरा सुझाव है, मेरा ये अनुरोध है कि कृपया जानकारी के लिए तो ये सेशन आपने अटेंड कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपका अधिकार है बीमारी के बारे में जानना, लेकिन इलाज आप अपना खुद मत करिएगा। इलाज करने का अधिकार केवल और केवल रजिस्टर्ड डॉक्टर्स को ही होता है। तो ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना, अपने परिवारजनों का, मित्रों का, संगी साथियों का, और सबसे ऊपर अपने पेशेंट्स का, डॉक्टर्स पूरा ध्यान रखें।